1879 एक 16 साल लड़के ने अपने वालिद का फार्म हाउस छोड़ा और एक बड़े ख्वाब के साथ डेट्रॉयट पहुंच गया। उस जमाने में सफ़र के लिए सिर्फ रेल गाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां थीं और कारें सिर्फ अमीरों के शौक या रेसिंग का खिलौना समझी जाती थी। लेकिन इस लड़के का ख्वाब मुख्तलिफ था। वो चाहता था कि कार हर आम इंसान की पहुंच में हो। 35 साल बाद यही लड़का एक ऐसी कार कंपनी का मालिक बन चुका था जिसका नाम दुनिया भर में गूंज रहा था और ज़मीन पर चलने वाली हर दो में से एक गाड़ी इसी के नाम से जानी जाती थी। वो लड़का हेनरी फोर्ड था, जो आगे चलकर अमेरिकी तारीख के अमीर तरीन और बाअसर इंसानों में शुमार हुआ। ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं बल्कि एक इनकलाब की कहानी है। हेनरी फोर्ड 30 जुलाई 1863 को अपने वालिद के फार्म हाउस पर पैदा हुआ, जो आज डेयरबोर्न मिशिगन कहलाता है। उसके वालिद विलियम फोर्ड एक सख्त मेहनती किसान थे और पूरा खानदान इसी फार्म हाउस पर रहता और काम करता। 6 बच्चों में सबसे बड़ा होने की वजह से सबको यही उम्मीद थी कि हेनरी एक दिन फार्म संभालेगा। लेकिन हेनरी अपने वालिद जैसा नहीं था। उसे खेती बाड़ी से कभी दिलचस्पी नहीं हुई। उस जमाने में काश्तकारी ना सिर्फ मुश्किल बल्कि सुस्त और थका देने वाला काम था और हेनरी दिल ही दिल में इस जिंदगी से नफरत करने लगा। वो बाद में कहता है कि मुझे फार्म से कभी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मुझे सिर्फ वहाँ मौजूद अपनी माँ से प्यार था। स्कूल भी हेनरी को पसंद नहीं था और वो 8वीं जमात से आगे नहीं पढ़ा क्योंकि वो चीज़ें अपने तरीके से सीखना चाहता था। बचपन ही से उसे मशीनों का अजीब शौक था। जो भी मशीन उसके हाथ लगती वो उसे गौर से देखता, समझता और खोलने की कोशिश करता। 12 साल की उम्र में उसके वालिद ने उसे पॉकेट घड़ी तोहफे में दी और हेनरी ने घड़ी को खोला, उसके पुर्जे समझे और चंद ही मिनटों में दोबारा जोड़ दिया। जल्दी वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की घड़ियां भी ठीक करने लगा और रफ्ता रफ्ता वो पूरे इलाके में एक छोटे घड़ी साज के तौर पर मशहूर होने लगा। 13 साल की उम्र में स्कूल के एक दौरे के दौरान उसने पहली बार भाप का इंजन देखा और ये लम्हा हेनरी की जिंदगी बदल देने वाला था। इसी दिन से मशीनों का शौक उसके लिए जुनून बन गया और अगले चंद साल तक वो हर वक्त भाप के इंजनों के बारे में सोचता, पढ़ता और तजुर्बे करता रहा। और 15 साल की उम्र में उसने अपना पहला भाप का इंजन खुद तैयार कर लिया। लेकिन फिर जिंदगी ने एक सख्त मोड़ लिया। हेनरी की वालिदा मैरी फोर्ड अचानक बीमारी के बायस इंतकाल कर गई। हेनरी अपनी माँ के बहुत करीब था और इस सदमे ने उसे अंदर से तोड़ दिया। अब फार्म उसके लिए सिर्फ मेहनत की जगह नहीं बल्कि यादों का बोझ बन चुका था और माँ के बगैर वो वहाँ एक लम्हा भी नहीं रहना चाहता था। अब 16 साल की उम्र में अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ जाते हुए हेनरी ने अपना सामान बांधा और फार्म छोड़ दिया। वो एक नई जिंदगी, एक नए ख्वाब और एक मुख्तलिफ मुस्तकबिल की तलाश में घर से निकल पड़ा। उस जमाने में डेट्रॉयट तेजी से एक सनती शहर बन रहा था और स्टीम इंजन ने इस शहर को नई जान दे दी थी और ये शहर नौजवान इंजीनियरों के लिए मौके से भरा हुआ था और हेनरी फोर्ड भी इसी उम्मीद के साथ डेट्रॉयट पहुंचा। वो दिन रात मशीनों के बारे में सीखने में लगा रहता और खुद को एक नए इंसान की तरह तैयार करने की कोशिश करता। डेट्रॉयट में उसने स्ट्रीट कार बनाने वाली एक फैक्ट्री मिशिगन कार कंपनी वर्क्स में नौकरी शुरू की, मगर बदकिस्मती से सिर्फ 6 दिन बाद ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ अरसा बेरोजगार रहने के बाद हेनरी को जेम्स फ्लावर एंड ब्रदर्स की एक मशीन शॉप में अप्रेंटिस की नौकरी मिल गई, जहां उसे हफ्ते के सिर्फ $2 मिलते और ये रकम उसके किराए के लिए भी काफी नहीं थी। मजबूरन हेनरी ने अपने बचपन के शौक को काम में बदल लिया। उसने रात के वक्त घड़ियों की मरम्मत और सफाई शुरू कर दी। वो हफ्ते में 6 दिन रोजाना 6 घंटे काम करता और उसके बदले उसे $3 हफ्तावार मिलते। इतनी मेहनत के बावजूद हेनरी का शौक कम न हुआ। जब भी उसे वक्त मिलता वो किताबें पढ़ता और मशीनों पर तजुर्बात करता। 1882 में जब हेनरी 19 साल का हुआ उसने मिशिगन वापस घर जाने का फैसला किया। उसे खेती बाड़ी से अब भी नफरत थी, इसलिए उसने खेतों में कम और मशीनों के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से उसके वालिद ने एक पोर्टेबल स्टीम इंजन खरीदा हुआ था जो उस दौर में किसानों में तेजी से मकबूल हो रहा था। हेनरी ने इस इंजन के साथ इतना वक्त गुजारा कि वो उसका माहिर बन गया, यहाँ तक कि एक पड़ोसी ने उसे अपने स्टीम इंजन को ठीक करने के बदले $3 दिए और आहिस्ता आहिस्ता हेनरी की मशीनों में महारत पूरे मिशिगन में मशहूर होने लगी। जल्दी उसकी सलाहियतों की खबर न्यूयॉर्क में वाक़ वेस्टिंग हाउस इंजन कंपनी के एक नुमाइंदे तक पहुँच गई और कंपनी ने हेनरी को हायर कर लिया। अब उसका काम पूरे जनूबी मिशिगन में सफर करना और वेस्टिंग हाउस के स्टीम ट्रैक्टर इंजनों की मरम्मत और सर्विस करना था। 1885 में एक न्यू ईयर पार्टी के दौरान हेनरी की मुलाकात क्लारा जेन बेनाइट से हुई। अगले ही साल दोनों की मंगनी हो गई। शादी के तोहफे के तौर पर हेनरी के वालिद ने उसे 40 एकड़ जमीन दी, मगर हेनरी के जहन में खेती बाड़ी नहीं थी, उसके ख्वाब कुछ और ही थे। 1891 में हेनरी फोर्ड और क्लारा डेट्रॉयट के एक छोटे से अपार्टमेंट में आकर रहने लगे। इन्हीं दिनों हेनरी की नज़र एक बरतानवी मैगजीन पर पड़ी जिसमें एक बिल्कुल नए गैस इंजन के बारे में लिखा हुआ था और ये इंजन जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑटो ने तैयार किया था और ये भाप के इंजन से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ और अच्छा था। भाप के इंजन को चलने में आधा घंटा लगता जबकि यह नया गैस इंजन फौरन स्टार्ट हो जाता क्योंकि इसमें दहन का पूरा अमल इंजन के अंदर ही होता था।
अगरचे यूरोप में ये इंजन तेजी से मकबूल हो रहा था, लेकिन अमेरिका में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। खुशकिस्मती से हेनरी को डेट्रॉइट में एक ऐसा शख्स मिल गया जिसके पास गैस इंजन मौजूद था। जैसे ही हेनरी ने इस इंजन को देखा वो इसका दीवाना हो गया, मगर मसला ये था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि यह काम कैसे करता है, खास तौर पर इसलिए कि ये इंजन बरकी चिंगारी से चलता था। हेनरी जानता था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बिजली को समझना होगा, इसलिए उसने एडिसन एल्यूमिनेटिक कंपनी में नाइट इंजीनियर की नौकरी के लिए दरखास्त दी, जहाँ उसे $40 माहाना मिलते थे। इस वक्त ये कंपनी डेट्रॉइट की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी थी, जो भाप के इंजन के जरिए शहर के तकरीबन 1000 घरों को बिजली फराहम कर रही थी। हेनरी का काम यह था कि जब भी इंजन खराब हो वो उसे ठीक करे, लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा होता तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। यही वो वक्त था जब हेनरी ने बिजली और उसके निज़ाम को गहराई से सीखना शुरू कर दिया। 1893 में हेनरी और क्लारा के यहाँ उनके पहले और इकलौते बेटे एडिसन ब्रायंट फोर्ड की पैदाइश होती है। इसके सिर्फ 3 माह बाद ही हेनरी को तरक्की देकर कंपनी का चीफ इंजीनियर बना दिया गया और उसकी तनख्वाह भी $100 फी हफ्ता कर दी गई। इसी साल हेनरी ने अपना पहला काम करने वाला गैस इंजन तैयार कर लिया और ये घोड़े के बगैर चलने वाली गाड़ी के इसके ख्वाब की पहली हकीकी बुनियाद थी। बलाखिर 4 जून 1896 की रात ठीक 1:30 बजे हेनरी ने अपनी पहली जज्बाती गाड़ी मुकम्मल कर ली। उसने इस गाड़ी का नाम कुआर्डी साइकिल रखा। कुआर्डी साइकिल एक सादा सी मगर अनोखी मशीन थी, जिसमें 2 साइकिलें साथ साथ जोड़ी गई थी और इसे एक पेट्रोल इंजन चला रहा था। अगरचे ये तजुर्बा कामयाब रहा, मगर गाड़ी में कई खामियां भी थीं। इसमें सिर्फ 2 गियर्स थे और ना ही आगे पीछे जाने का कोई दुरुस्त निज़ाम था, और सबसे बड़ा मसला ये था कि इसमें कूलिंग सिस्टम मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से गाड़ी कुछ देर चलने के बाद ही शदीद गर्म हो जाती। हेनरी ने गाड़ी में कई तब्दीलियां की, जिनमें सबसे अहम कूलिंग सिस्टम का इजाफा किया। बाद में उसने ये गाड़ी $200 में फरोख्त कर दी और ये रकम उसने अपने अगले और कहीं बड़े ख्वाब की तैयारी के लिए इस्तेमाल की। डेट्रॉइट के मेयर की हिमायत से हेनरी फोर्ड ने अपनी दूसरी तजुर्बाती कार पर काम शुरू किया और जुलाई 1899 तक उसे मुकम्मल कर लिया। ये नई कार पहले से ज्यादा बड़ी, मजबूत और वजनी थी। एक सुबह हेनरी ने इस गाड़ी पर टेस्ट ड्राइव की और इस मौके पर उसने एक अमीर लकड़ी के ताजर विलियम मर्फी को भी साथ बिठाया। टेस्ट ड्राइव खत्म होने तक विलियम मर्फी इस कदर मुतासिर हो चुका था कि उसने हेनरी के साथ कारोबार करने का फैसला कर लिया। दोनों ने हाथ मिला लिया। 5 अगस्त 1899 को डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी वजूद में आ गई, लेकिन बदकिस्मती से ये कंपनी सिर्फ 1 साल ही चल सकी और इसके पीछे कई वजूहात थीं। एक बड़ी वजह यह थी कि हेनरी गाड़ी को मजीद बेहतर बनाना चाहता था, जबकि सरमायाकार इस पर आम मुसाफिर कारें बनाने का दबाव डाल रहे थे। दूसरी बड़ी मुश्किल ये थी कि गाड़ी के पुर्जे मुख्तलिफ कंपनियों से आते थे। जब भी किसी एक पुर्जे की डिलीवरी लेट हो जाती तो पूरी फैक्ट्री को काम रोक कर इंतजार करना पड़ता और इसकी वजह से पैदावार बहुत सुस्त हो गई। कंपनी की पहली गाड़ी, जिसे डिलीवरी वैगन कहा जाता था, बनाने में 6 माह लग गए और पहले 2 सालों में सिर्फ 20 गाड़ियां ही बन सकीं। आखिरकार इन सब मसाइल का नतीजा ये निकला कि हेनरी फोर्ड को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। अगरचे ये एक बड़ी नाकामी थी, लेकिन हेनरी ने हिम्मत नहीं हारी। वो मानता था कि नाकामी दरअसल दोबारा शुरू करने का मौका होती है, बस इस बार ज्यादा समझदारी के साथ। दिलचस्प बात यह है कि नौकरी से निकाले जाने पर हेनरी को किसी हद तक सुकून भी मिला, क्योंकि अब उस पर कम दबाव था और वो आज़ाद होकर सोच सकता था। अब हेनरी ने अपनी तवज्जो रेसिंग कारों की तरफ मोड़ दी। वजह साफ थी, उस वक्त रेसिंग अमेरिका में बेहद मकबूल हो चुकी थी और हेनरी अपनी गाड़ियों की ताकत और मेयार दुनिया को दिखाना चाहता था। इसके अलावा डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी की नाकामी के बाद ज्यादातर सरमायाकार उस पर दोबारा पैसा लगाने को तैयार नहीं थे। 1 साल बाद हेनरी की नई रेसिंग कार ने क्लीवलैंड के मशहूर कारसाज अलेक्जेंडर विंटन और मुल्क के मारूफ रेसिंग ड्राइवर को शिकस्त दे दी और हेनरी की 26 हार्स पावर वाली कार पूरे शहर में मशहूर हो गई। इस कामयाबी ने सरमायाकारों को वो एतमाद दिया जिसकी उन्हें हेनरी पर दोबारा यकीन करने के लिए जरूरत थी। इसी एतमाद का नतीजा फोर्ड मोटर कंपनी की सूरत में निकला, जिसमें हेनरी को चीफ इंजीनियर बनाया गया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद हेनरी की पोजीशन एक बार फिर से खतरे में पड़ गई। वजह यह थी कि वो अब भी रेसिंग कारें बनाना चाहता था, जबकि सरमायाकार आम लोगों के लिए मुसाफिर गाड़ियां तैयार करना चाहते थे। इसी इख्तलाफ की वजह से सरमायाकारों ने एक और इंजीनियर हेनरी मार्टन को हेनरी फोर्ड की जगह लाने की कोशिश की और ये बात हेनरी फोर्ड को सख्त नागवार गुजरी और उसने कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया। हेनरी फोर्ड अपनी किताब में लिखता है कि इसके बाद मैंने इस्तीफा दे दिया और ये अहद किया कि अब कभी किसी के हुक्म के तहत काम नहीं करूंगा। दूसरी तरफ मार्टन ने सरमायाकारों की बात मानी और वो कंपनी आगे चलकर कैडिलैक के नाम से मशहूर हुई। हेनरी फोर्ड के जाने के बाद कंपनी का नाम फोर्ड मोटर कंपनी से बदलकर कैडिलैक मोटर कंपनी रख दिया गया। इस दौरान हेनरी फोर्ड ने एक साबिक साइकिल रेसर टॉम कूपर के साथ मिलकर रेसिंग कारें बनाना जारी रखा। 1902 में उन्होंने फोर्ड 999 नामी एक जबरदस्त रेसिंग कार तैयार की, जिसमें 80 हार्स पावर का इंजन था। इस गाड़ी को बार्नी ओल्ड फील्ड चला रहा था, जो पहले साइकिल रेसर था।
और उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कार नहीं चलाई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने विंटन की कार को शिकस्त दे दी। 1904 तक हेनरी की नई रेसिंग कार ने 91 माइल फी घंटा की रफ्तार हासिल करके अमेरिका के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और इन फतूहात ने हेनरी फोर्ड को अमेरिका का बेहतरीन रेसिंग कार डिज़ाइनर बना दिया। अब हेनरी को यकीन हो चुका था कि जब भी वो अपनी तीसरी कंपनी शुरू करेगा, सरमायाकार खुद चलकर उसके पास आएंगे। 11 सरमायाकारों की माली मदद से, खास तौर पर डेट्रॉयट के मशहूर कोयले के डीलर एलेक्जेंडर मिलकेम्सन की हिमायत से हेनरी फोर्ड ने अपनी तीसरी कंपनी की बुनियाद रखी और इब्तिदा में इस कंपनी का नाम फोर्ड एंड मिलकेम्सन लिमिटेड रखा गया, लेकिन 1902 में इसे बदलकर फोर्ड मोटर कंपनी कर दिया गया। अपनी पहली 2 नाकामियों के बाद हेनरी ने यह अज़्म कर लिया था कि अब वो दोबारा नाकाम नहीं होगा। इस बार उसका हदफ बिल्कुल वाज़ेह था, एक ऐसी गाड़ी बनाना जो आम आदमी खरीद सके। उस ज़माने में गाड़ी रखना एक ऐशो आराम समझा जाता था जो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। वजह यह थी कि गाड़ियाँ इंतहाई महंगी, पेचीदा और ज़्यादातर रेसिंग के लिए बनाई जाती थी, जिन्हें माहिर इंजीनियर हाथ से तैयार करते थे। नई कंपनी के आगाज़ पर हेनरी ने अपने सरमायाकारों और साथियों से कहा, मैं बड़ी तादाद के लिए एक मोटर कार बनाऊंगा, बेहतरीन मवाद से, आसान मगर जदीद डिज़ाइन के साथ, और इतनी सस्ती कि एक अच्छी तनख्वाह लेने वाला शख्स भी उसे खरीद सके। हेनरी में एक खास खूबी थी, वो बासलाहियत लोगों को पहचानता और उन्हें अपने विजन पर यकीन दिलाना जानता था। उसने ऐसे नौजवान इंजीनियर्स को इकट्ठा किया जो उसके ख्वाब का हिस्सा बनना चाहते थे। जहाँ तक गाड़ी के डिज़ाइन का ताल्लुक है, हेनरी ने 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ गाड़ियाँ बनाई, तब जाकर उसे एक ऐसा मॉडल मिला जो वाकई काबिल इस्तेमाल था। उसने इसका नाम मॉडल ए रखा। अगले 5 सालों में वह इस डिज़ाइन को बेहतर बनाता रहा, जिसके बाद मॉडल एन सामने आया। लेकिन इन 5 सालों में सबसे बड़ी तब्दीली गाड़ी के डिज़ाइन में नहीं बल्कि गाड़ी बनाने के तरीके में आई। हेनरी ने अपनी पिछली नाकामियों से ये सबक सीखा था कि एक कामयाब कार कंपनी को अपने ज़्यादातर पुर्जे खुद बनाने चाहिए। इसीलिए उसने डेट्रॉयट में एक मशीन शॉप कायम की। एक दिन शिकागो के सफ़र के दौरान हेनरी ने एक स्लाटर हाउस में जानवरों को काटने का एक ख़ास तरीका देखा, जिसे आज हम असेंबली लाइन कहते हैं। इसी लम्हे हेनरी के जहन में एक ज़बरदस्त ख्याल आया, अगर यही तरीका गाड़ियां बनाने में इस्तेमाल किया जाए तो एक दिन में कहीं ज़्यादा कारें तैयार की जा सकती हैं। उस वक्त फोर्ड समेत तकरीबन तमाम कार कंपनियां एक वक्त में सिर्फ एक ही गाड़ी बनाती थीं, जिससे पैदावार बहुत सुस्त थी। 1904 में हेनरी ने मज़ीद सरमाया इकट्ठा किया और अपनी फैक्ट्री कायम की। उसने 300 से ज़्यादा मजदूर इकट्ठे किए और असेंबली लाइन पर तजुर्बात शुरू कर दिए। अगरचे ये निज़ाम अभी मुकम्मल नहीं था, मगर इसने पैदावार को तकरीबन 5 गुना तक बढ़ा दिया। नतीजा ये निकला कि मॉडल एन अमेरिका की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली गाड़ी बन गई। लेकिन हेनरी यहाँ नहीं रुका, उसकी नज़र इससे भी बड़े ख्वाब पर थी। 1905 में उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कायम की ताकि इंजन, ट्रांसमिशन और गाड़ी के तमाम अहम पुर्जे खुद बनाए जा सकें। इसी दौरान हेनरी ने विंडियम स्टील दरियाफ्त किया, जो आम स्टील से 3 गुना ज़्यादा मजबूत और वजन में कहीं हल्का था। यही वो दरियाफ्त थी जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नए दौर की बुनियाद रख दी। हेनरी ने इसी विंडियम स्टील को अपनी नई गाड़ी में इस्तेमाल किया, जो आगे चलकर इंसानी तारीख की सबसे कामयाब कारों में से एक बनी, मॉडल टी। हेनरी फोर्ड का मानना था, जो कारोबार सिर्फ खिदमत के लिए हो उसे मुनाफे की फिक्र नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मुनाफा खुद चलकर उसके पास आता है। मॉडल टी आम आदमी के लिए रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। जब उसे पहली बार लॉन्च किया गया तो उसकी कीमत $850 थी, जो आज के हिसाब से तकरीबन $21,000 बनती है। अगरचे ये सस्ती नहीं थी, मगर फिर भी लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। रिलीज़ के सिर्फ चंद दिनों में 15,000 ऑर्डर्स आ गए और फोर्ड मोटर कंपनी तेज़ी से अमेरिका की नंबर 1 कंपनी बन गई। अब सवाल ये था, हेनरी फोर्ड इससे ज़्यादा और क्या चाह सकता था? हेनरी फोर्ड को जल्द ही एहसास हो गया कि अगर उसे एक दिन में 100 मॉडल टी तैयार करनी है तो उसे एक बड़ी और जदीद फैक्ट्री की ज़रूरत होगी। इसी सोच के तहत 1910 में उसने हाईलैंड पार्क, मिशिगन में एक नया प्लांट कायम किया। कई तजुर्बात और आजमाइशों के बाद 1913 तक असेंबली लाइन मुकम्मल तौर पर काम करने लगी। अब गाड़ी को एक जगह खड़ा करके बनाने की बजाय उसे लाइन के साथ आगे बढ़ाया जाता था। हर मजदूर सिर्फ एक मखसूस काम करता और गाड़ी कदम ब कदम मुकम्मल होती जाती। इस नए तरीके ने गाड़ी बनाने का वक्त 12 घंटे से कम करके सिर्फ 90 मिनट कर दिया। 1914 तक फोर्ड की सालाना पैदावार 3 लाख से ज़्यादा गाड़ियों तक पहुंच गई, जो उस वक्त बाकी तमाम कार कंपनियों की मजमूई पैदावार से भी ज़्यादा थी। 1910 से 1916 के दरमियान मॉडल टी की तादाद 20,000 से बढ़कर 10 लाख हो गई। उस वक्त दुनिया में चलने वाली हर 2 कारों में से एक फोर्ड थी। लेकिन हेनरी फोर्ड के पास एक और ज़बरदस्त हिकमत अमली थी। जैसे जैसे मॉडल टी की पैदावार बढ़ती गई, वो गाड़ियों की कीमत कम करता गया। जो कार कभी $850 में फ़रोख्त होती थी, वो 1916 तक $400 से भी कम में दस्तयाब हो गई। मगर ये हेनरी फोर्ड की वाहिद बड़ी चाल नहीं थी। असेंबली लाइन अगरचे सनत के लिए इनकलाब थी, लेकिन फोर्ड के बहुत से कारकुन इससे खुश नहीं थे। बार बार एक ही काम करना उनके लिए बोरिंग था और हुनरमंद कारीगरों को ये बात नागवार लगती थी कि वो पूरी गाड़ी बनाने की बजाय सिर्फ एक छोटा सा काम करें।
नतीजा ये निकला कि मजदूर फोर्ड छोड़कर दूसरी कंपनियों में जाने लगे। इस मसले का हल हेनरी ने एक ऐसे फैसले से निकाला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसने मजदूरों की रोजाना की उजरत दुगनी करके $5 कर दी। बहुत सी कंपनियों ने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि फोर्ड जल्दी दिवालिया हो जाएगी, मगर हुआ इसका बिल्कुल उलट। मुल्क भर से मैकेनिक और मजदूर बेहतर तनख्वाह की तलाश में डेट्रॉयट आने लगे। हेनरी फोर्ड ने कहा, हम चंद गुलाम ड्राइवर बनाने के बजाय 25,000 खुशहाल और मुतमईन कारकुन बनाना चाहते हैं। उसने न सिर्फ उजरत बढ़ाई बल्कि रोजाना के काम के औकात में भी 1 घंटे की कमी कर दी। इस तब्दीली से फोर्ड को तीसरी शिफ्ट शुरू करने का मौका मिला और फैक्ट्री 24 घंटे चलने लगी। जल्दी दूसरी कार कंपनियां भी अपने मजदूर फोर्ड के हाथों खोने के खौफ से यही पॉलिसी अपनाने पर मजबूर हो गईं। यूं हेनरी फोर्ड ने न सिर्फ कार साजी बल्कि पूरे अमेरिकी सनती निज़ाम को बदल कर रख दिया। उसका मानना था, एक सनतकार का असूल ये होना चाहिए कि कम से कम कीमत पर बेहतरीन मेयार की चीज़ें बनाई जाएं और मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा उजरत दी जाए। 1919 में हेनरी फोर्ड दूसरे सरमायाकारों की मुदाखलत से तंग आ चुका था। उसने फैसला किया और कंपनी के तमाम शेयर्स खरीद लिए। इस फैसले से डेट्रॉयट में कई नए करोड़पति पैदा हुए, मगर इसके साथ ही हेनरी फोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का वाहिद मालिक बन गया। बाद में उसने अपने 26 साल बेटे एडिसन फोर्ड को कंपनी का सदर मुकर्रर किया, लेकिन हकीकत ये थी कि असल कंट्रोल अब भी हेनरी फोर्ड के हाथ में रहा। मुकम्मल इख्तियार और बेपनाह ताकत की भी एक कीमत होती है, एक ऐसी कीमत जिसे अमेरिका का अमीर तरीन आदमी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हेनरी फोर्ड को पूरा यकीन था कि मॉडल टी ही वो कार है जिसे ज्यादातर लोग चाहते हैं। इसी वजह से उसने नई, ज्यादा आरामदेह और खूबसूरत गाड़ियों की बढ़ती हुई मकबूलियत को मुसलसल नजरअंदाज किया। वो एक जिद्दी और सख्त मिजाज इंसान था और उसने न सिर्फ फोर्ड्स के दूसरे एग्जीक्यूटिव्स की बात सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने बेटे एडिसन फोर्ड की राय भी नजरअंदाज कर दी, जो बार बार कह रहा था कि अब एक नए मॉडल का वक्त आ चुका है। लेकिन 1920 की दहाई के आखिर तक गिरती हुई फरोख्त के अदाद शुमार को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। आखिरकार हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी की असेंबली लाइन बंद करने का फैसला किया और एक नई कार की तैयारी शुरू कर दी। 1927 में नया मॉडल ए मुतारिफ कराया गया। ये नई कार हाईलैंड पार्क के बजाय मिशिगन में रोक दरिया के किनारे कायम एक अजीम शान फैक्ट्री में तैयार की जा रही थी। इस फैक्ट्री में हेनरी फोर्ड ने वो ख्वाब पूरा किया जो वो बरसों से देख रहा था। खाम माल की सफाई से लेकर स्टील, शीशा, टायर बनाने और आखिर में गाड़ी की मुकम्मल असेंबली तक हर मरला एक ही जगह पर होता था। ये फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी सनती फैक्ट्री बन गई, मगर अब हालात बदल चुके थे। एक आदमी के फैसलों पर चलने वाला निज़ाम अब कामयाबी की जमानत नहीं रहा था। 1936 तक फोर्ड मोटर कंपनी अमेरिकी मार्केट में जनरल मोटर्स और कर्सलर्स के बाद तीसरे नंबर पर आ चुकी थी। जदीद V8 इंजन के बावजूद भी फोर्ड अपनी पुरानी बर्तरी वापस हासिल ना कर सका और इसके बाद हालात इससे भी मजीद खराब हो गए। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान कंपनी को कई मजदूरों को फारिग करना पड़ा और गाड़ियों की कीमत भी कम करना पड़ी। फिर 1943 में हेनरी फोर्ड को सबसे बड़ा जाती सदमा सहना पड़ा जब उसका बेटा एडिसन फोर्ड पेट के कैंसर के बायस इंतकाल कर गया। इसके बाद हेनरी फोर्ड ने मजीद 2 साल तक कंपनी चलाई और फिर फोर्ड मोटर कंपनी का कंट्रोल अपने पोते हेनरी फोर्ड सेकंड के हवाले कर दिया। हेनरी फोर्ड अपनी जायदाद में रिटायर हो गया और 7 अप्रैल 1947 को इंतकाल कर गया। हेनरी फोर्ड का मानना था कि ज़िंदगी तजुर्बात का एक सिलसिला है, हर तजुर्बा हमें मजबूत बनाता है, चाहे उस वक्त हमें इसका एहसास ना हो। आज फोर्ड मोटर कंपनी तकरीबन $70 अरब की मार्केट वैल्यू रखती है और दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में शुमार होती है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने दुनिया की रफ्तार बदल दी।